Hello everyone, I am Nikita Gupta and we have started Unit 1 Chapter Size Reduction। जिसके अंदर हमने देखा कि साइज रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू पॉलीडिस्पर्स पार्टिकल्स को मोनोडिस्पर्स पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। देन हमने साइज रिडक्शन के एप्लीकेशंस, ऑब्जेक्ट, मैकेनिज्म और लॉज को स्टडी किया एंड देन हमने साइज रिडक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को स्टडी किया। फिर हमने 3 क्लासेस को स्टडी किया कि देयर इज़ क्लास 1, 2 एंड 3, जिसके बिहाफ पे एक डिफरेंट प्रोसेस होता है, मीन्स कि अलग अलग क्लासेस होती हैं जिसके थ्रू साइज़ जो है रिड्यूस होता है। क्लास 1 के अंदर जो ऑब्टेन्ड होते हैं पार्टिकल्स वो कोर्स पार्टिकल्स होते हैं। क्लास 2 के अंदर मीडियम साइज़ के होते हैं, इम्पैक्ट अप्लाई किया जाता है उन पर। और लास्ट जो है क्लास 3 उसके अंदर ग्राइंडिंग प्रोसेस की जाती है और एकदम फाइन पार्टिकल्स उसमें ऑब्टेन्ड होते हैं। तो इन प्रिंसिपल्स को यूज़ करके, इन डिफरेंट क्लासेस और मैकेनिज्म को यूज़ करके अब हम हमारी फर्स्ट इक्विपमेंट को स्टडी करेंगे, दैट इज़ हैमर मिल। तो हैमर मिल का यूज़ करके साइज़ को कैसे रिड्यूस किया जाता है, कितने साइज़ के पार्टिकल्स इससे ऑब्टेन्ड होते हैं, ये कैसे वर्क करती है, इसकी क्या एडवांटेजेस हैं और इसके साथ क्या क्या डिसएडवांटेजेस एसोसिएट हैं, और हैमर मिल का कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, ये सब हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग अबाउट हैमर मिल। सो अ हैमर मिल इज़ एन असेंशियल मशीन in the pharmaceuticals and food processing industries. It can be used to crush and pulverize, shred, grind and reduce material to a suitable size. In hammer mill, swinging hammer heads are attached to a rotor that rotates at high speed inside a hard casing. सो हैमर मिल क्या है, एक असेंशियल मशीन होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी, दोनों जगह इसका यूज़ किया जाता है। जो हैमर मिल है इसका यूज़ किया जाता है क्रशिंग के लिए, मींस कि पार्टिकल्स को एकदम क्रश कर देने के लिए। सेकंड, पल्वराइजेशन के लिए, मींस कि बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए। थर्ड, श्रेड में, मींस कि श्रेडिंग करने में। और श्रेडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जब किसी पार्टिकल को डालते हैं तो उसके एकदम छोटे छोटे पीसेस निकल के आते हैं, तो ये होती है श्रेडिंग प्रोसेस। देन ग्राइंड, मींस कि उसकी ग्राइंडिंग करना, उसको एकदम फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देना। और ये डिफरेंट मटेरियल्स के साइज़ को रिड्यूस करता है एक सूटेबल साइज़ तक। तो इस तरीके से हैमर मिल का जो यूज़ है वो क्रशिंग, पल्वराइज, श्रेड, ग्राइंड और साइज रिडक्शन के अंदर किया जाता है। देन जो हैमर मिल है उसकी अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें, उसके इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें, तो उसके अंदर 2 स्विंगिंग हैमर्स होते हैं, हैमर हेड्स होते हैं। और ये जो हैमर हेड्स हैं वो बीच में एक रोटर लगा होता है, उससे अटैच होते हैं। जब ये रोटर रोटेट करता है तो उसकी वजह से ये हैमर्स जो हैं वो हाई स्पीड से रोटेट करते हैं। और ये जो पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन है वो एक हार्ड केसिंग के अंदर होता है। तो जब हम अपना मटेरियल जिसकी क्रशिंग करनी है उसको उस केस के अंदर डाल देंगे और फिर ये हैमर्स को स्टार्ट कर देंगे, ये रोटेट करने लगेंगे। और इस तरीके से जब उस पर बार बार हैमर मारेगा, इम्पैक्ट करेगा, तो साइज़ जो है वो रिड्यूस होगा। तो इस तरीके से हैमर मिल अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट आता है इसका प्रिंसिपल, कि किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है हमारा हैमर मिल। सो द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हैमर मिल इज़ सिंपल टू अंडरस्टैंड, मीन्स कि बहुत ईजी है, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि द प्रिंसिपल इज एलिसिटेड इन फिगर 2.2 ए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक फिगर है जिसके अंदर ये केसिंग है और इस केसिंग में एक ओपन एरिया है जहाँ से फीड इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके अंदर ये हैमर है और बीच में एक मोटर लगी हुई है जिसके थ्रू ये हैमर्स रोटेट करते हैं। और फिर यहाँ नीचे से फाइन प्रोडक्ट जो है निकलता जाता है। इसमें स्क्रीन्स लगी हैं, स्क्रीन्स मीन्स की छलनी, और उस छलनी से छन छन के एक पर्टिकुलर साइज़ का जो पार्टिकल है वो बाहर आता जाएगा। तो इस तरीके से हैमर मिल का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम से देख सकते हैं प्रिंसिपल हैमर मिल का। इट ओनली रिक्वायर्स चूजिंग एन अप्रोप्रिएट मोटर, क्रशिंग हैमर, दैट नाइव्स एंड मटीरियल टू बी क्रश। तो इसके लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए,
पहला तो एक मोटर चाहिए जिससे वो रोटेट कर सके, दूसरा हैमर्स चाहिए जो कि उसको जो मटेरियल है उसको इम्पैक्ट करेंगे, और मटेरियल चाहिए जिसे हमें क्रश करना है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो रिक्वायरमेंट हैं हैमर मिल की। देन हैमर मिल हैव 5 मेन पार्ट्स। Fully assembled pharmaceutical hammer mill is shown in figure 2.2b. Normally the number of parts may vary depending upon the complexity of machine design. तो आप यहाँ दूसरा जो यहाँ डायग्राम है 2.2b का, उसमें देख सकते हैं कि एक फीड चॉपर है जिसके अंदर हम अपना फीड डाल देते हैं। फिर इसके अंदर एक न्यूमेटिक रोटेटरी वॉल्व लगा हुआ है जो कि रोटेट करता है। देन एक क्रशिंग चैम्बर होता है जिसके अंदर क्रश होता है, और एक फाइनल चैम्बर होता है जिसके अंदर प्रोडक्ट कलेक्ट होता है। इसके अंदर एक कंट्रोल बॉक्स होता है जिसके थ्रू हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, हैमर जो रोटेट कर रहे हैं उसकी स्पीड को। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल हैमर मिल का भी यहाँ डायग्राम दिखाया गया है। तो इसको देख करके आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके अंदर मेन 5 पार्ट्स हैं, और ये फुल्ली असेंबल आपने अभी यहाँ डायग्राम में देखा कि फर्स्ट है फीड चॉपर, सेकंड है न्यूमेटिक रोटर मोटर, एंड देन है क्रशिंग चैम्बर, फोर्थ है चैम्बर ऑफ कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, एंड फिफ्थ है कंट्रोल बॉक्स। तो ये 5 मेन पार्ट्स हैं हैमर मिल के जो कि फार्मास्यूटिकल हैमर मिल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। नॉर्मली ये जो पार्ट्स हैं ये डिपेंड करते हैं कि कितनी कॉम्प्लेक्स है मशीन उसके ऊपर। मीन्स कि हो सकता है और भी एक्स्ट्रा पार्ट इसके अंदर ऐड की जाएँ मशीन को और कॉम्प्लेक्स और वेरिएबल बनाने के लिए। देन आती है इसकी वर्किंग कि कैसे काम करता है ये। सो फीडिंग मैकेनिज्म रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच पार्टिकल्स एंटर द क्रशिंग चैम्बर। डिपेंडिंग ऑन द डिज़ाइन ऑफ हैमर मिल इन मील मशीन इट मे यूज आइदर ग्रेविटी और अ मीटर्ड फीडिंग सिस्टम। सो फीडिंग मैकेनिज्म होती है इसके अंदर जिसमें फीड को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू क्रशिंग चैम्बर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एंटर करते हैं और उन्हें क्रश किया जाता है। अब हैमर मिल की जो डिज़ाइन है उस पर डिपेंड करता है कि ये इसमें जो माइलिंग प्रोसेस है वो कैसे हो रही है। मीन्स कि इसमें 2 तरीके से हो सकती है, पहला ग्रेविटी के अकॉर्डिंग वो मोशन कर रहे हों, और सेकंड हो सकता है कि इसमें मीटर फीडिंग हो रही हो। तो इस तरीके से हैमर मिल की वर्किंग होती है। देन आता है इसकी वर्किंग के बेसिक स्टेप्स। सो द बेसिक वर्किंग स्टेप्स आर एज फॉलो। फर्स्ट है इंट्रोड्यूसिंग मटेरियल थ्रू द फीड चॉपर। मटेरियल विथ सुटेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज हैव बीन कट टू द राइट साइज आर सेलेक्टेड। सो हैमर मिल की वर्किंग का फर्स्ट स्टेप है कि आपको मटेरियल को इंट्रोड्यूस करना है फीड चॉपर के अंदर। तो ये डिपेंड करता है कि मटेरियल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं। सो इसके लिए एक सूटेबल साइज़ का मटेरियल यूज़ किया जाता है और फिर उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, और उसका एक साइज़ आप वहाँ पे जो ऑपरेटिंग चैम्बर है उसमें जिसके थ्रू हम कंट्रोल करेंगे मशीन को, तो उस कंट्रोल बॉक्स के थ्रू जो साइज़ है वो कितना आपको रिड्यूस करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, और फिर इसको यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप में इंट्रोड्यूस कर दिया। देन सेकंड स्टेप में कहाँ होता है, इन द क्रशिंग चैम्बर। तो क्रशिंग चैम्बर में जाएगा ये फीड, फिर वहाँ क्या होगा, द गैंगर्ड हैमर्स और चॉपिंग नाइफ्स हिट द मटीरियल सेवरली। तो बार बार जो हैमर्स हैं जो गैंगर्ड हो रहे हैं, बार बार जो रोटेट हो रहे हैं, जो चॉपिंग नाइफ्स उसके अंदर एसोसिएट हैं, वो क्या करेंगे, उस मटेरियल को हिट करेंगे बार बार। तो हैमर की वजह से इम्पैक्ट होगा, नाइफ्स की वजह से कटिंग होगी, और इस कटिंग और इम्पैक्ट के एक्शन की वजह से जो मटेरियल है उसका साइज़ रिड्यूस होगा। देन आउटलेट ऑफ द माइलिंग चैम्बर, मीन्स कि अब जैसे वो हो गया पूरा क्रशिंग का प्रोसेस, तो फिर जो पाउडर बन के आएगा फाइन, वो आउटलेट से बाहर आ जाएगा। सो द आउटलेट ऑफ द माइलिंग चैम्बर हैज़ परफोरेटेड मेटल सीव्स दैट इज़ बार गेट्स। मीन्स कि जो माइलिंग चैम्बर्स है उनके थ्रू, आउटलेट के थ्रू क्या होगा, जो सीव्स लगी हुई हैं, जो स्क्रीनिंग्स लगी हुई हैं जो कि परफोरेटेड मेटल की बनी हैं, उनके थ्रू छन करके जो पाउडर है वो आएगा। देखो अब जब क्रशिंग हो रही होती है ना, तो हर बार एक सेम अमाउंट का फोर्स
लगाया जा रहा होता है, लेकिन वो किस पार्टिकल पे लग रहा होता है ये फिक्स नहीं होता। तो कुछ पार्टिकल्स पहले फाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर उन पे दोबारा लगता है फोर्स, तो सब पे बराबर नहीं लग पा रहा होता है। तो कुछ पहले फाइन हो जाते हैं, कुछ कोर्स रह जाते हैं। तो फिर क्या होता है, हम उसको सीव से छानते हैं, तो जिसकी वजह से जो हमें डिज़ायर्ड साइज़ का पार्टिकल है वो तो पहले बाहर आ जाएगा, और जो नहीं उस साइज़ में आ पाया है वो अभी भी रोटेट होता रहेगा और उस पर हैमर जो है वो इम्पैक्ट करता रहेगा। तो इस तरीके से हैमर मिल ने कैसे वर्किंग करी, 3 स्टेप में करी। सबसे पहले हमने फीड को इंट्रोड्यूस किया होपर के अंदर, देन सेकेंड प्रोसेस में चैम्बर जो था उसके अंदर क्रशिंग प्रोसेस हुई, और थर्ड हमने आउटलेट से सीविंग के थ्रू उसको बाहर निकाल लिया। तो इस तरीके से हैमर मिल की वर्किंग है। देन आते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग आउटपुट एंड कैपेसिटी ऑफ हैमर मिल। मीन्स कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हैमर मिल को अफेक्ट करते हैं और इस हैमर मिल की कैपेसिटी कितनी होती है। सो बेसिकली देयर आर 3 आस्पेक्ट्स दैट डिटरमाइन द पार्टिकल साइज ऑफ हैमर मिल। मेन हम 3 आस्पेक्ट्स देखेंगे जो कि पार्टिकल साइज को अफेक्ट करेंगे हैमर मिल के। सो दीज इंक्लूड हैमर और कटिंग नाइफ कॉन्फ़िगरेशन, सेकेंड शाफ्ट स्पीड, एंड थर्ड है सीव साइज। मीन्स कि इसके अंदर 3 फैक्टर्स हमने बोले। फर्स्ट है कि आप कौन सा हैमर यूज़ कर रहे हो, कौन सा कटिंग नाइफ यूज़ कर रहे हो, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, उसका अरेंजमेंट कैसा है, मीन्स कि वो किस तरीके से लगे हुए हैं, क्योंकि उनका अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो प्रॉपरली अपना इम्पैक्ट शो कर सके, प्रॉपर अपना फोर्स अप्लाई कर सके। देन सेकेंड आता है शाफ्ट की स्पीड, कि किस स्पीड, अगर बहुत तेज अगर वो उसकी स्पीड है, बहुत फास्ट अगर वो रोटेट कर रहा है तो भी वो अपना प्रॉपर एक्शन नहीं दे पाएगा, और बहुत स्लो अगर वो रोटेट कर रहा है तो भी इम्पैक्ट का एक्शन, जो फोर्स का एक्शन है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो एक अप्रोप्रिएट स्पीड होना ज़रूरी है शाफ्ट की। तो सेकंड जो फैक्टर है दैट इज़ शाफ्ट स्पीड। देन थर्ड आता है सीव साइज, क्योंकि हमें किस डिज़ायर्ड साइज़ का पार्टिकल चाहिए, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी नंबर की सीव लगाई है। क्योंकि आपको जैसा पार्टिकल चाहिए होगा आप उसी के अकॉर्डिंग सीव लगाएंगे, और फिर वो उसमें से सीव्स में से निकल के बाहर आएगा वो फाइन पार्टिकल, और फिर उसे आप कलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से 3 फैक्टर्स हैं जो कि साइज़ जो है हैमर मिल से पार्टिकल्स की उसको डिटरमाइन करते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है हैमर और कटिंग नाइफ कॉन्फ़िगरेशन, सेकेंड शाफ्ट स्पीड, एंड थर्ड है सीव साइज। Then the most cases reducing large particles into small size may result in a fine or coarse finish। अब मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये देखा गया है कि जो लार्ज पार्टिकल्स हैं उनको स्मॉल साइज के पार्टिकल्स में रिड्यूस जो किया जाता है उसका रिजल्टेंट होता है फाइन और कोर्स फिनिश। मीन्स कि साइज रिडक्शन का मतलब सिर्फ ये है कि लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल साइज के पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ये भी तो इम्पॉर्टेंट है कि आपने जब उनको स्मॉल साइज में कन्वर्ट किया तो वो कोर्स पार्टिकल्स की कैटेगरी में आ रहे थे या फाइन पार्टिकल्स की कैटेगरी में आ रहे थे। तो डिपेंड कि आपको कैसा डिज़ायर्ड है उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर स्पीड और हैमर का कॉन्फ़िगरेशन और सीव्स लगा करके आप ये चीज़ मेंटेन कर सकते हैं, जो डिज़ायर प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। देन आते हैं मेरिट्स, कि हैमर मिल के क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं। सो इट इज़ ए रैपिड इन एक्शन एंड कैपेबल ऑफ ग्राइंडिंग में डिफ़िकल्ट टाइप्स ऑफ मटेरियल। मीन्स कि इसका जो एक्शन है बहुत रैपिड है, बहुत फास्टली ये एक्ट करती है, और साथ में ये जो इसकी ग्राइंडिंग की कैपेबिलिटी है वो वेरी करती है मटेरियल के बेस पे, कि जैसा मटेरियल होगा उसके बेसिस पे इसकी ग्राइंडिंग होगी। अगर स्टिकी मटेरियल है तो फिर ग्राइंडिंग हार्ड होगी, और हार्ड मटेरियल है तो इसकी ग्राइंडिंग जो है वो ईजी हो जाएगी। तो इसका एक्शन तो रैपिड होता है, और साथ में ये डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स की ग्राइंडिंग करने में भी कैपेबल होती है। देन दे आर ईजी टू इंस्टॉल, ऑपरेट, एंड ऑपरेशन इज़ कंटिन्यूस। मीन्स कि इसे ईजीली इंस्टॉल किया जा सकता है, ईजीली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर लगाया जा सकता है, इसको ऑपरेट करना भी बहुत ईजी है, और ये जो इसका ऑपरेशन हो वो कंटिन्यूस होता है। मीन्स कि इसे आप कंटिन्यूली में यूज़ कर सकते हो। इसके ऐसा नहीं है कि ये बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी और फिर गर्म होने की वजह से जो आपका मटेरियल है
उसमें टेम्परेचर इफेक्ट इसमें देखने को मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा, पर जब आप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज़ कर रहे हो तब बहुत जल्दी गर्म नहीं होती है ये। तो इसलिए आप इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, इजीली ऑपरेट कर सकते हो और कंटिन्यूसली इसको ऑपरेट भी कर सकते हो। देन देयर इज लिटिल कंटामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट विथ मेटल upended from the mill as no surface moving against each other। सो इसके अंदर जो हैमर मिल का एक प्रोसेस है जिसमें सरफेस जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट मूव नहीं कर रही होती है, तो क्योंकि ये मूविंग नहीं हो रही होती है इसमें एक दूसरे के अगेंस्ट, इसलिए इसमें मेटल का जो अब्रेशन है प्रोडक्ट के साथ वो बहुत कम होता है और इसकी वजह से इसमें जो कंटामिनेशन है उसके चांसेस भी बहुत कम होते हैं। सो ये थर्ड मेरिट है कि इसके अंदर कंटामिनेशन बहुत कम होगा। फोर्थ एंड लास्ट है कि द पार्टिकल साइज ऑफ द मटेरियल कैन बी इजीली कंट्रोल बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ मोटर, हैमर टाइप, साइज एंड शेप ऑफ सीव। तो जैसा कि अभी हमने पहले देखा फैक्टर्स के अंदर कि इसके अंदर जो मटेरियल का पार्टिकल साइज आपको चाहिए उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। और इसको कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं, तो इसके अंदर हमने कहा कि रोटर की जो स्पीड है वो, कौन सा हैमर यूज़ कर रहे हो, हैमर का टाइप और उसका कॉन्फ़िगरेशन, और लास्ट में सीव का शेप और साइज़ की बिहाफ पे हम पार्टिकल साइज़ को इसके अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। सो हमने मेरिट्स के अंदर यहाँ 4 मेरिट्स देखे। फर्स्ट कि एक्शन रैपिड है, सेकंड इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, थर्ड कंटामिनेशन बहुत कम होता है, और फोर्थ इस प्रोसेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसके साइज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आते हैं डीमेरिट्स कि इसके साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स एसोसिएट हैं। सो द हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन कोजेस जनरेशन ऑफ हीट दैट मे बी अफेक्ट थर्मोलेबाइल मटीरियल और ड्रग्स कंटेनिंग गम्स, फैट और रेजिन। सो वो मटीरियल्स जो कि टेम्परेचर से अफेक्ट होते हैं यानी कि थर्मोलेबाइल होते हैं, तो उनमें प्रॉब्लम हो सकती है। मीन्स कि जैसा कि मैंने अभी लास्ट आपको बताया था कि बहुत जल्दी ये गर्म नहीं होता है, तो आप इसको कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब आप बहुत हाई स्पीड पे ऑपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हीट का जनरेशन होने लग जाता है, और इसकी वजह से जो थर्मोलेबाइल मटीरियल्स होते हैं, जो ड्रग्स होती हैं जैसे कि गम हो गई, फैट हो गया, रेजिन हो गया, ये इससे अफेक्ट हो जाते हैं। देन नेक्स्ट आता है कि द रेट ऑफ फीड मस्ट बी कंट्रोल्ड carefully as the meal may be choked resulting in decreased efficiency और even damage। तो जो फीड का रेट है इसके अंदर कि किस स्पीड से आपको फीड इंट्रोड्यूस करना है, ये केयरफुली कंट्रोल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मील है अगर मान लो आपने ज़्यादा भर दिया उस मील को तो फिर वो चौक हो जाएगी और इसकी वजह से एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाएगी और इवन वो जो हैमर है वो डैमेज भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा कम इसको फीड को हमें भरना है स्टार्टिंग में और उसको फाइन होने देना है ताकि इजीली वो उसके अंदर रोटेट कर सके हमारा जो फीड है वो। तो इसलिए जो फीड है उसके भरने की जो स्पीड है, किस रेट से हमें फीड उसमें इंट्रोड्यूस कराना है, ये कंट्रोल करना केयरफुली बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें कोई इशू हो गया, अगर आपने अच्छे से केयरफुली फीड नहीं इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि खाली चल रहा है तो बहुत ज़्यादा फाइन कर देगा पार्टिकल्स को, और अगर बहुत ज़्यादा भर दिया आपने फीड उसके अंदर तो प्रॉपरली वो घूम नहीं पाएगा, रोटेट नहीं हो पाएगा, और इसकी वजह से जो शाफ्ट है वो भी अफेक्ट हो सकते हैं। देन थर्ड एंड लास्ट है कि बिकॉज ऑफ हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन द हैमर मिल इज ससेप्टिबल टू डैमेज फॉर फॉरेन ऑब्जेक्ट्स सच एज स्टोन्स और मेटल इन द फीड। तो क्योंकि ये जो प्रोसेस है इसमें हाई स्पीड रखी जाती है तो हैमर मिल जो है वो ससेप्टिबल हो जाता है फॉरेन सब्सटेंसेस के थ्रू डैमेज के लिए, जैसे कि स्टोन्स हो गए, मेटल्स हो गई फीड के अंदर, उसकी वजह से। मीन्स कि क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है इसको बहुत हाई स्पीड पे ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो जब इसको ऑपरेट करेंगे ना तो इसके अंदर मेटल्स या फिर स्टोन्स जैसे फॉरेन जो सब्सटेंसेस हैं वो फीड के अंदर आकर के इसको फीड को डैमेज कर सकते हैं। तो ये इसका थर्ड डीमेरिट है। तो हमने क्या क्या डीमेरिट्स देखे। फर्स्ट कि हाई स्पीड की वजह से हीट जनरेट होती है तो थर्मोलेबाइल मटेरियल के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड हमने कहा कि जो फीड को इंट्रोड्यूस करने की रेट है उसको केयरफुली कंट्रोल करना होता है।
एंड देन लास्ट एंड थर्ड थी कि क्योंकि लंबे टाइम तक चलता है प्रोसेस और इसमें स्पीड बहुत हाई होती है, तो इसकी वजह से इसके अंदर क्या हो सकता है, फॉरेन सब्सटेंसेस भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं और फीड जो है वो डैमेज हो सकता है। देन आती हैं इसकी यूजेस कि हैमर मिल का कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। सो फाइब्रस मटेरियल कैन बी हैंडल्ड इन हैमर मिल बाय कटिंग एजेस। फर्स्ट की जो इसकी कटिंग एजेस होते हैं उसके थ्रू जो फाइब्रस मटेरियल होते हैं उनको भी हैमर मिल के थ्रू साइज रिड्यूस किया जा सकता है। देन सेकंड है कि ब्रिटल मटेरियल बेस्ट फ्रैक्चर्ड बाय इम्पैक्ट ऑफ ब्लंट हैमर। मीन्स कि जो ब्रिटल सब्सटेंस होते हैं, ब्रिटल मटेरियल होते हैं, उनको इम्पैक्ट के प्रोसेस के थ्रू जो इसमें ब्लंट हैमर लगा करके अच्छे तरीके से फ्रैक्चर किया जा सकता है। देन थर्ड है कि इट इज़ केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इंटरमीडिएट ग्रेड्स ऑफ पाउडर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल सब्सटेंसेस। तो ये जो हैमर मिल है ये लगभग सभी सब्सटेंसेस जो हैं उनके लिए एक इंटरमीडिएट ग्रेड का पाउडर प्रोड्यूस करने में कैपेबल है। मीन्स कि ये बहुत फाइन भी नहीं प्रोड्यूस करता है और बहुत कोर्स भी नहीं करता है, एक इंटरमीडिएट ग्रेड का पाउडर ये बना देता है। देन फोर्थ है कि पाउडरिंग ऑफ बार्क, लीव्स, रूट्स, क्रिस्टल्स एंड फिल्टर केक्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मीन्स कि जब बार्क जो होती है, छाल जो होती है पेड़ की, उनके लिए, लीव्स के लिए, पत्तियों के लिए, और रूट्स जो होती हैं, जड़ें जो है पेड़ों की, उनके लिए, क्रिस्टल्स के लिए और फिल्टर केक्स की पाउडरिंग करने के लिए हैमर मिल का यूज़ किया जाता है। देन फिफ्थ और लास्ट है कि यूजफुल फॉर ग्रैनुलेशन वेयर द डम्प मास इज कट इनटू ग्रैन्यूल्स बाय हैमर। मीन्स कि जब आप डम्प मास बनाते हो जो कि वेट ग्रैनुलेशन के अंदर हम करते हैं, तो उसके अंदर उस डम्प मास को कट करने के लिए इनटू ग्रैन्यूल्स वहाँ पर भी हैमर मिल का यूज़ किया जा सकता है। तो इसका नेक्स्ट यूज़ किस में हो गया, ग्रैनुलेशन में। तो अगर हम ओवरऑल कहें कि हैमर मिल कहाँ कहाँ यूज़ होगी, तो फर्स्ट फाइब्रस मटेरियल में हो जाएगी, सेकंड ब्रिटल मटेरियल के लिए हो जाएगी, देन इंटरमीडिएट ग्रेड का पाउडर बनाने में हो जाएगी, देन बार्क, लीफ, रूट, क्रिस्टल और फिल्टर केक के पाउडरिंग के लिए हो जाएगी, और लास्ट ग्रैनुलेशन प्रोसेस में इसका यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है हमारी फर्स्ट साइज रिडक्शन मिल को, दैट इज़ हैमर मिल, जिसका हमने इंट्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेस यानी एप्लीकेशन, मेरिट्स, डीमेरिट्स और फैक्टर को स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम सेकंड मिल को स्टडी करेंगे। सो फॉर नाउ, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।